नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में स्कूल संचालन को लेकर पटना डीएम ने जारी किया बड़ा आदेश। 6 तारीख तक के लिए जारी रहेगा ये ऑर्डर। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कपकपाती ठंड में अब स्कूलों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। सुबह और शाम के समय अधिक ठंड और तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसी को देखते हुए पटना डीएम ने यह फैसला किया है। पटना में डीएम ने आदेश जारी कर दिया है कि पटना में सभी निजी और सरकारी विद्यालय यानी कि प्राइवेट और साथ ही गवर्नमेंट स्कूल में और साथ ही प्री स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ ही सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 9 बजे से पहले और उसके बाद 4 बजे के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद कोई भी पढ़ाई लिखाई के लिए कोचिंग स्कूल नहीं खोला जाएगा। सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद शिक्षण कार्य नहीं होगा। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आइसा के साथ ही अन्य छात्र संगठन करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव और पटना में निकाला गया मशाल जुलूस। पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है और पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर के बाद अब बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आइसा के साथ ही इंडिया गठबंधन के अन्य छात्र युवा संगठन उतर आए हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर पटना में कल मशाल जुलूस भी निकाला गया। 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने, पेपर लीक पर रोक और लाठीचार्ज दोषियों को सजा देने, साथ ही मृतक बीपीएससी अभ्यर्थी सोनू के परिजनों को 5 करोड़ रुपए की मुआवजा देने की मांग को लेकर कल राज्य के विभिन्न हिस्सों में मशाल जुलूस निकाला गया और अब 3 जनवरी को आइसा के साथ ही अन्य छात्र संगठन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और छात्र युवा नेताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करने की मांग की है और साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार वार्ता नहीं करती है तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार रहें। बिहार के लिए 2025 होगा नौकरी वाला साल। हेल्थ विभाग में निकलेगी बम्पर भर्ती, खुलेंगे 800 नए अस्पताल। 2025 में बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर नौकरी निकलने वाली है। हेल्थ डिपार्टमेंट में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए अब बड़ी संख्या में तमाम पदों पर नई नियुक्तियां की जाएगी और आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि पीएमसीएच में बन रहे नए भवन के पहले फेज का उद्घाटन भी जल्द ही होगा और नए साल में राज्य में 800 छोटे और बड़े नए अस्पताल भवनों का भी उद्घाटन किया जाएगा और नए साल में नई स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता तक सुलभ तरीके से पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार ने नए साल पर किसानों को दिया बड़ा तोहफा। डीएपी के लिए स्पेशल सब्सिडी का किया ऐलान। जी हां, किसानों के लिए खाद अब सस्ती हो सकती है। दरअसल सरकार ने नए साल के मौके पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने डाइस अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी खाद की खरीद के लिए 3850 करोड़ रुपए का एक मुश्त विशेष पैकेज की विस्तार का ऐलान कर दिया है और ये फैसला पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई आर्थिक मामलों की प्रतिनिधिमंडलीय समिति की बैठक में लिया गया। डीएपी के लिए अब एक मुश्त विशेष पैकेज को जनवरी से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए मंजूर कर दी गई है। तो सरकार के इस कदम से अब किसानों को अब बहुत ही सस्ती कीमतों पर अब डीएपी की खाद मिलेगी और कुछ जगहों पर किसान डीएपी न मिलने की शिकायत भी कर रहे थे। आपको बता दें कि डीएपी की 50 किलो वाली एक बोरी का दाम 1350 रुपए है और सरकार के इस ऐलान से अब इसकी कीमत में कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी कि उनके अब दाम नहीं बढ़ने वाले हैं, यानी कि आपको खाद भी अब निरंतर मिलता ही रहेगा और खाद की कीमतों में भी बढ़ोतरी नहीं होगी। सक्षमता परीक्षा लेने वाली एजेंसी हुई ब्लैक लिस्टेड। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने लिया बड़ा एक्शन। बिहार में अधिकांश परीक्षाओं के आयोजन में गड़बड़ी और क्वेश्चन पेपर लीक की शिकायतें मिल रही है और इसकी वजह से सरकार को भी काफी भारी किरकिरी होती है। नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित की गई सक्षमता परीक्षा में भी परीक्षा एजेंसी ने भारी गड़बड़ी की और इसके बाद देखिए शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा लेने वाली कंपनी पर कार्रवाई कर दी है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने परीक्षा लेने वाली कंपनी का अब इकरारनामा रद्द कर दिया है, साथ ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है।
शिक्षा विभाग ने MSCP डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई द्वारा विभाग के साथ किए गए इकरारनामा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। साथ ही इस परीक्षा एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। सैलरी को लेकर सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बहुत ही जल्द शीघ्र ही वेतन भुगतान होने वाला है। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 3,278 करोड़ रुपए सभी जिलों को जारी कर दिया है। और साथ ही शिक्षा विभाग ने अब आदेश दिया है कि स्कूलों के खाते में वेतन का भुगतान बहुत ही जल्द सुनिश्चित करें। सहायक अनुदान के रूप में ये राशि दी गई है। और आपको बता दें कि शिक्षकों को नवंबर तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है और अब सभी शिक्षकों को उनका वेतन मिलने वाला है। बिहार सरकार के कर्मचारियों को नए साल में मिलेगी 56 छुट्टियां। स्कूल भी 72 दिन रहेंगे बंद। बिहार सरकार के कर्मियों को नए साल में 56 दिन छुट्टी मिलने वाली है। बिहार सरकार 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिए हैं और नए साल में अब सरकारी कर्मियों को जहां 56 छुट्टियां मिलेगी, वहीं स्कूलों में 72 दिन की छुट्टी दी गई है। और स्कूलों में गर्मी और ठंड की भी छुट्टी दी जाएगी। चांद दिखने के बाद ही इधर ईद की भी छुट्टी निर्धारित की जाएगी। न्यू ईयर पर जेडीयू ने किया पोस्टर वार और बीजेपी को मिला संदेश। लिखा गया है 2025 से 2030 फिर से नीतीश। 2025 की शुरुआत के साथ ही जेडीयू पार्टी ने सीएम पद को लेकर नया पोस्टर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 2030 तक नीतीश कुमार ही रहेंगे। आपको बता दें कि एक टीवी चैनल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एनडीए के मुख्यमंत्री पद को लेकर गोलमोल जवाब देने के बाद सत्ता पक्ष में जारी खींचतान के बीच जनता दल यूनाइटेड ने अब धमाकेदार पोस्टर जारी कर दिया है। इस पोस्टर में यह बताने की कोशिश की गई है कि 2025 ही नहीं बल्कि 2030 तक अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार की सियासत के शहंशाह रहेंगे। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि कोई भी सहयोगी किसी तरह की गलतफहमी में न रहे। नीतीश के अलावे बिहार की जनता को कोई और मंजूर नहीं होगा। बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों का जल्द ही होगा जिला आवंटन और जल्द ही शुरू होगी काउंसलिंग। बिहार में तीसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा चयनित 67,110 शिक्षकों को बहुत ही जल्द जिला आवंटित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बीपीएससी से संपर्क किया है और 9 से लेकर 16 जनवरी के बीच में काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि शिक्षकों का जिला आवंटन बीपीएससी द्वारा ही किया जाएगा। सभी जिलों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उन्हें बीपीएससी द्वारा आवंटित जिले में ही शिक्षकों की काउंसलिंग करानी होगी। और साथ ही आपको बता दें कि पुस्तकालय अधीक्षकों को भी अब सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी और काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और विशिष्ट शिक्षकों की तरह ही सक्षमता परीक्षा पास करने वाले पुस्तकालय अधीक्षकों को भी उपबंधित नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने जिलों को एक लिंक उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से ही जिला प्रशासन उपबंधित नियुक्ति पत्र डाउनलोड करके पुस्तकालय अधीक्षकों को उपलब्ध कराएगा और पुस्तकालय अधीक्षकों को 1 से लेकर 7 जनवरी के बीच में अपने आवंटित स्कूल में योगदान करना होगा। बिहार में चल रहे अवैध कोचिंग संस्थानों पर होगा एक्शन। पटना डीएम ने दिए जांच के आदेश। पटना जिला प्रशासन ने बिना लाइसेंस से संचालित हो रहे 138 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। इन संस्थानों ने लाइसेंस के लिए आवेदन तो दिया था, लेकिन निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पाने के कारण उन्हें आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। उनका जो आवेदन था वो रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बावजूद भी वो अपने कोचिंग संस्थान को चला रहे हैं। और जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई और अनुमंडल पदाधिकारियों को इन संस्थानों की जांच करने का निर्देश दिया गया। जांच में अब यह पता लगाया जाएगा कि क्या ये संस्थान अभी भी अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। यदि हां, तो फिर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और अब इन अवैध कोचिंग संस्थानों पर किसी भी वक्त प्रशासन का डंडा चल सकता है। बिहार में सामने आया अनोखा मामला। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के 1 दिन के बाद ही रिटायर्ड हो गई ये महिला टीचर।
जी हां, बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक शिक्षिका नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही रिटायर्ड हो गई। 1 से 7 जनवरी के बीच उन्हें ज्वाइनिंग करना था, लेकिन इससे पहले ही 31 दिसंबर 2024 को ही वो रिटायर्ड हो गई। और हैरान करने वाला ये मामला जमुई से सामने आया है। दरअसल पूरा मामला खेरा प्रखंड की नियोजित शिक्षिका अनिता कुमारी का है। रिटायर्ड शिक्षिका अनिता कुमारी का कहना है कि 60 साल की उम्र में उन्हें ये रिटायरमेंट मिली है, लेकिन दुख इस बात का है कि 2024 में विशिष्ट शिक्षक की सक्षमता परीक्षा पास करने के बावजूद एक भी दिन वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में काम नहीं कर सकी। और शिक्षिका ने इसको लेकर विभाग पर काफी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा मार्च में ही पास किए थे, लेकिन विभाग की लापरवाही देखिए, 9 महीने बीत जाने के बावजूद उन्हें योगदान देने का लेटर इशू नहीं किया गया, और जब रिटायर्ड हुए तब उन्हें 1 से 7 के बीच में ज्वाइनिंग लेटर मिला है। और इधर स्कूल में एक समारोह आयोजित करके उन्हें विदाई भी दे दी गई है। बिहार के सभी प्रखंडों में बनेगा नया पर्यटन स्थल। मंत्री नीतीश मिश्रा ने जारी किया 2025 का कैलेंडर। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने पर्यटन विभाग के नए साल का डायरी और कैलेंडर का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कह दिया है कि बिहार में लगातार पर्यटन स्थल को विकसित करने का काम हो रहा है, और ब्रांड बिहार बनाने को लेकर हम लोग पर्यटन स्थल को ठीक ढंग से विकसित कर रहे हैं, जिससे बिहार का पर्यटन स्थल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सके, और इसको लेकर विभाग लगातार काम कर रहा है। नीतीश मिश्रा ने कहा कि हम लोगों का लक्ष्य है कि सभी प्रखंड का अपना एक पर्यटक स्थल हो, यानी उसे प्रखंड में जो उनके गौरवशाली स्थान हैं उसे ही पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करना है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने इस्कॉन मंदिर में लगाई गुहार, कहा कि हे बांके बिहारी, री एग्जाम की सुन लो विनती। जी हां, नए साल की शुरुआत में साल 2025 के पहले ही दिन पटना के तमाम मंदिरों के साथ ही इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं कई बीपीएससी अभ्यर्थी भी बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे और बीपीएससी परीक्षा फिर से कराने की गुहार लगाई। सिपाही बनने के लिए फिजिकल टेस्ट देने आए 5 फर्जी अभ्यर्थी हुए गिरफ्तार, फिंगरप्रिंट नहीं हुआ मैच। पटना के गर्दनीबाग में सिपाही भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है, और इस दौरान 5 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। इनके बदले किसी और ने परीक्षा में लिखा था, और ये बात खुद 5 ने स्वीकार भी कर लिया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब गर्दनीबाग में स्थित सेंटर पर ये 5 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट देने पहुंचे थे। तभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस में उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए। जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो फिर 5 ने अपना जुर्म कबूल लिया। आपको बता दें कि केंद्र चयन पर्षद ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के 21,391 रिक्त पदों को भरने के लिए बीते दिनों लिखित परीक्षा आयोजित की थी, और इस परीक्षा के लिए लगभग 17,87,720 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 12 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। और 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को परीक्षा हुई थी, जिसमें से 1,07,079 अभ्यर्थी पास हुए और 14 नवंबर को लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया था। और जिसके बाद 9 दिसंबर 2024 से लेकर 10 मार्च 2025 तक फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट की जांच गर्दनीबाग स्थित शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में चल रही है। नए साल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दिया बड़ा गिफ्ट, कर्मचारियों और पदाधिकारियों का बढ़ाया गया वेतन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नए साल का तोहफा कर्मचारियों और पदाधिकारियों को दे दिया है। उनके वेतन को बढ़ा दिया गया है, और बढ़े हुए वेतन का लाभ आज से मिलना स्टार्ट हो गया है। विभाग ने अपने कर्मचारियों और पदाधिकारियों को ये नए साल का तोहफा दिया। और आपको बता दें कि भूमि सर्वे कार्य में लगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन और लिपिकों का वेतन बढ़ाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे में काम में लगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का वेतन 65,000 से बढ़ाकर अब 72,000 कर दिया है। वहीं कानूनगो का वेतन 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है, और सर्वेक्षण अमीन का मानदेय 35,000 से बढ़ाकर 47,000 रुपए, जबकि सर्वेक्षण लिपिक का 30,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दिया गया। वहीं अमीन का मानदेय 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया, और वहीं संविदा कर्मी का भी मानदेय बढ़ाकर 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। बढ़े हुए वेतन का लाभ आज से मिलना स्टार्ट हो गया है।
बिहार के किशनगंज में प्राइवेट स्कूल में उर्दू पढ़ाने का डीईओ ने जारी किया फरमान, तो बीजेपी ने कहा कि गायत्री मंत्र के पाठ की भी करेंगे मांग। बिहार में एक जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ ने फरमान जारी किया है कि सभी स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाए, और डीईओ के इस हुक्म के बाद यहां पर बवाल मच गया है। और अब बीजेपी ने कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो वो प्रार्थना में गायत्री मंत्र की पाठ की मांग करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला किशनगंज जिले का है, और कई मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया जा रहा है कि किशनगंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि सीबीएसई से पंजीकृत या फिर निबंधित सभी निजी स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाने की। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि किशनगंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने फरमान जारी करते हुए कह दिया है कि सीबीएसई से पंजीकृत या फिर निबंधित सभी निजी स्कूलों में उर्दू भाषा की पढ़ाई कराई जाए। डीईओ की तरफ से कहा गया कि जिले के सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल से अनुरोध है कि वे इच्छुक विद्यार्थियों को उर्दू की पढ़ाई कराएं और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि संबंधित अनुपालन रिपोर्ट्स बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय किशनगंज को उपलब्ध कराएं। और वहीं देखिए दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइवेट स्कूल में उर्दू पढ़ाने का फरमान जारी करने के बाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने कह दिया है कि अगर स्कूल में उर्दू पढ़ाने के लिए दबाव बनाया गया तो वो लोग स्कूल के प्रार्थना में अब गायत्री मंत्र की पाठ की मांग उठाएंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बाल मंदिर विद्यालय के सचिव ने कह दिया है कि यह संभव नहीं है कि स्कूल में 2-4 बच्चों के लिए उर्दू पढ़ाने की अलग से व्यवस्था की जाए। 15 सालों के इंतजार के बाद छपरा को मिलने जा रही है बड़ी सौगात, पटना जाना होगा आसान। छपरा को इस साल बड़ी सौगात मिल सकती है। छपरा हाजीपुर के बीच NH-19 सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इस साल के अंत तक ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यह सड़क बनने से छपरा के विकास में तेजी आएगी और लोगों का भी जुड़ाव जिला मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय तक काफी आसान मार्ग से हो जाएगा। आरा में इस जगह पर चलेगा बुलडोजर, मिला 14 दिन का अल्टीमेटम, कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। जी हां, बिहार के आरा में धरहरा से 0 माइल तक 4 लेन सड़क निर्माण करने में बाधा बने 14 अतिक्रमणकारियों को अब जिला प्रशासन ने 2 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का नोटिस दे दिया है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बलपूर्वक हटाने की चेतावनी दे दी गई है। और आरा सदर अंचलाधिकारी पल्लवी गुप्ता ने धरहरा चौक के आसपास और उसके आगे पीछे कई पक्का मकान के मालिकों को नोटिस भेजा गया है। और आपको बता दें कि अतिक्रमणकारी तो कोर्ट भी गए थे लेकिन उनको राहत नहीं मिली और अब आगे की कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार नए साल के पहले ही दिन किसानों को बड़ा तोहफा दे दिए हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। और इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से 2026 तक देश भर के किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम को कवरेज करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पारदर्शिता और क्लेम कैलकुलेशन और निपटान में वृद्धि होगी। और इसके लिए केंद्र मंत्रिमंडल ने 824 करोड़ 77 लाख रुपए की मंजूरी दी है। तो आखिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक फसल बीमा योजना है जो सभी अप्रत्याशित संकटों से होने वाली अनिश्चितताओं के कारण खराब होने वाली फसल के कारण किसान को होने वाली वित्तीय नुकसान से बचाने का एक साधन है। यानी कि किसान को अगर किसी भी प्रकार से उनके फसल को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो फसल बीमा योजना किसानों की मदद करती है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को एक आवेदन फॉर्म भरना होता है और ये आवेदन फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। किसान अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वो पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और योजना के लिए जरूरी जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-570-7115 पर संपर्क कर सकते हैं।
बिहार के करोड़पति मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी गई है और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी संपत्ति का ब्यौरा दिया गया। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही और भी कई मंत्रियों के पास कितनी संपत्ति है। आपको बता दें कि 2024 के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही मंत्रियों ने अपने संपत्ति को सार्वजनिक कर दिया और मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से इसकी रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर उनके मंत्री हैं और पिछले साल के मुकाबले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति में इस बार कोई खास अंतर नहीं हुआ है। पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 22,552 रुपए नगद थे और इस बार 21,052 रुपए नगद हैं और वहीं पिछले साल टोटल चल संपत्ति 16,84,000 रुपए थी और इस बार 16,97,741 रुपए हो गई है। लगभग 50,000 रुपए के करीब बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना सचिवालय स्थित एसबीआई ब्रांच में 31,448 रुपए, संसद भवन में स्थित एसबीआई ब्रांच में 33,058 रुपए, जबकि बोरिंग रोड में स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में 26,500 रुपए डिपॉजिट किया हुआ है। यानी कि इनके 4 अकाउंट में जिसमें इतने पैसे इनके पैसे रखे हुए हैं और इनके पास जो गाड़ी है इसका नाम इको स्पोर्ट्स गाड़ी है जिसका वैल्यू 11,32,753 रुपए है और टोटल मिलाकर इनकी संपत्ति 16,97,741 रुपए चल संपत्ति इनके पास है। और दिल्ली के द्वारका में भी 2004 से एक फ्लैट है जिसका वर्तमान में अभी मूल्य 1,48,00,000 रुपए है। वहीं अगर बात करें टॉप 10 मंत्रियों की लिस्ट की तो देखिए नीरज कुमार के पास टोटल संपत्ति मिलाकर 13,98,00,000 रुपए की संपत्ति है। सम्राट चौधरी के पास 11.3 करोड़, विजय कुमार सिन्हा के पास 7.93 करोड़, दिलीप जायसवाल के पास 6,24,00,000 और संतोष कुमार सुमन के पास 5,63,00,000, सुमित सिंह के पास 4,77,00,000, महेश्वर हजारी के पास 4,23,00,000, शीला मंडल के पास 2,62,00,000, वहीं सुनील कुमार के पास 1,80,00,000 और जमा खान के पास 1,49,00,000 की संपत्ति है। और वहीं देश के टॉप 10 गरीब मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें तो देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास 15 लाख की संपत्ति, जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला के पास 55 लाख की संपत्ति, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पास 1,18,00,000 की संपत्ति और दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिथि के पास 1,41,00,000 की संपत्ति, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास 1,46,00,000 की संपत्ति, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पास 1,47,00,000, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 1,54,00,000 और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 1,64,00,000, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास 1,97,00,000 और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के पास 1,97,00,000 की संपत्ति है। टोटल मिलाकर उनके पास इतनी संपत्तियां हैं। देश के टॉप 10 गरीब मुख्यमंत्रियों की ये लिस्ट है। हट गया है पुष्पम प्रिया के चेहरे से मास्क, तस्वीर शेयर करके लिखा 2025 की शुभ बेला आई। बिहार की राजनीति में सीधे मुख्यमंत्री पद की दावेदार बनकर सुर्खियां बटोरने वाली पुष्पम प्रिया एक बार फिर से चर्चा में है। कभी पुष्पम प्रिया ने कसम खाई थी कि जब तक वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा नहीं देती है तब तक वो अपना मास्क नहीं उठाएगी। और साल 2020 में जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी की पार्टी हम और बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तब पुष्पम प्रिया ने यह कसम ली थी और उसके बाद से अक्सर पुष्पम प्रिया जब भी दिखी सार्वजनिक जगहों पर नजर आई तब उनके चेहरे पर एक मास्क नजर आया था। लेकिन साल 2025 में पुष्पम प्रिया ने कुछ नया किया है। नए साल के मौके पर प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर में वो बिना मास्क के नजर आ रही हैं और इस तस्वीर के साथ उन्होंने बस इतना लिखा है कि 2025 की शुभ बेला आई। नए साल के जश्न के बीच बिहार में हुआ बड़ा हादसा, नहर में गिरने से 3 लड़कों की हुई दर्दनाक मौत।
नए साल के जश्न के बीच बिहार के रोहतास के सासाराम में बड़ा हादसा हो गया। यहां नहर में गिरने से बाइक सवार 3 लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। घटना सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के बक्सर लाइन बड़ी नगर के लड़ोई लख की है। वहीं मृतकों की पहचान दिनारा थाना क्षेत्र के गुनसेज गांव के निवासी चचेरे भाई प्रियांशु कुमार और शशि रंजन कुमार के अलावा भतीजा अंकित कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी बहन के घर से जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के बाद अपने गांव वापस लौट रहे थे और तभी वो नहर में गिर गए, जिससे तीनों की मौत हो गई।